शिक्षा पाठ्यक्रम में भाषा को हम पढ़ रहे हैं। शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में भाषा, शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान क्या है, हम उसको किस तरह से अपने व्यवहार में ला सकते हैं, मातृभाषा का क्या स्थान है, राष्ट्रभाषा को किस रूप में हम लोग जानते हैं, राष्ट्रभाषा का उपयोग किस रूप में किया जाना चाहिए, प्राचीन संस्कृति भाषा का क्या प्रकार है, क्या उत्तरदायित्व है, या विदेशी भाषाओं की प्रचलन हमारे देश में किस प्रकार से है और किन किन भाषाओं को हम लोग अधिक उपयोग करते हैं। इन सभी बातों को, सभी तथ्यों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में जो भाषा है, तो पाठ्यक्रम में जो भाषा है इसका विद्यालय के समस्त अनुभवों को सम्मिलित कर और छात्र में कक्षा से बाहर विद्यालय की सीमा के अंतर्गत किसी भी वक्त किसी भी आवश्यक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ विषयों एवं पहले कुछ को पढ़ना चाहते हैं, जिसको हम लोग पढ़ाकर, जिसको हम लोग समझाकर और उन विषय वस्तु का पूर्णतः अनुवाद तथा विषय वस्तु का प्रयोग करते हैं। आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में विषय, काल और परिस्थिति के आधार पर विषयों का चयन होता है और उन विषयों में भाषा का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप इस चीज को भी आप समझ सकते हो कि जब हम विषय में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी विषय को आप पढ़ोगे तो ज्ञान विज्ञान के अनेकानेक विषय हैं, उसके विभिन्न भाषाओं के माध्यम से ही पढ़ते और पढ़ाया जा सकते हैं। किसी भी विषय को हम भाषाओं का विवेचन करते हुए यह समझ सकते हैं कि साधारण जनता, साधारण लोग भी पाठ्यक्रम में किसी न किसी भाषा का ही उपयोग करते हैं और उसी भाषा के सहारे अपने जीवन रूपी नाव को एक पार से दूसरे पार तक ले जाते हैं। यानी दैनिक दिनचर्या से लेकर उनके व्यवसायिक तथा अन्य बातों को, अन्य तथ्यों को, अन्य परिकल्पनाओं को जोड़ने समझने के लिए इसका उपयोग, इसका वातावरण के अनुकूल व्यवहार किया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी किसी विषय वस्तु को समझा जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हम उसे अनेक रूप में विभक्त कर सकते हैं। जैसे भारत हमारा देश है और इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी जन हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों को अपने अंदर की जो बात है उसे कहने के लिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में भाषा का ही उपयोग करते हैं और उन्हीं भाषा के सहारे वे अपने जीवन की गाड़ी को लेकर चलते हैं। चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जंगली हो, चाहे वह पढ़े लिखे और प्रवृत्त हो, लेकिन उन सबों को केवल और केवल भाषा का ही प्रयोग, भाषा का ही उपयोग करते हुए उनके सभी तथ्यों, सभी बातों को समझने की प्रक्रिया तथा प्रावधान को उत्पन्न करते हैं।
मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, यह भी समझाना चाहूँगा कि जिन विषय वस्तु को, जिन बात को हम पढ़ते हैं उसे भारत में हमारे भारतीय लोगों के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि हम उस विषय वस्तु को कम से कम 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं, जो 4 भाषाएं कही जाती है। कल हम लोगों ने त्रिभाषा सूत्र के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के लोगों को, हम तो त्रिभाषा सूत्र की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब भारत के संदर्भ में हम जो आपको बताते हैं तो उसमें 4 भाषाएं कम से कम है, जिसे लोग जानते, समझते और समझाते। वह 4 भाषाएं हैं कौन? आप लोग अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं। उन 4 भाषाओं का नाम है, पहला हो गया मातृभाषा, दूसरा हो गया राष्ट्रभाषा, तीसरा होगा प्राचीन संस्कृति भाषा और चौथा हो गया जिसको हम विदेशी भाषा का उदाहरण देते हैं। आप लोग सब जानते हैं और समझते हैं कि जो हमारे भारतीय भाषाओं की परंपरागत स्थिति रही है, जिसमें मातृभाषा का सबसे बड़ा योगदान समझा जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, जिसके आधार पर मातृभाषा का बोलबाला होते हुए भी उसको विद्यालय में स्थान पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन अब मातृभाषा को भी शिक्षा योजना में सर्वोच्च स्थान देते हुए मातृभाषा का उदाहरण स्पष्ट किया जाता है। मैं आपको यह भी बताऊं कि अन्य भाषाओं का कोई पंडित हो और उसे सारे देश में उसके मातृभाषा की जो परिकल्पना है वह उन सभी भाषाओं को सीख ले, अगर मातृभाषा में वह परिपूर्णता हासिल नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आप इस चीज को जान और समझ रहे हैं कि दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, संवेदना में और भी अनेक कार्यान्वयन की स्थिति में मातृभाषा को प्रमुख स्थान देते हुए मातृभाषा के द्वारा ही पढ़ने, समझने, समझाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा विदों के द्वारा उन सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अनुमोदित किया गया। आप इस बात को भली भांति जान लें, भली भांति समझ लें कि पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान उसी प्रकार है जिस प्रकार शरीर में प्राण का स्थान है। अगर पाठ्यक्रम में भाषा न हो और तो वह पाठ्यक्रम मृत प्राय है, और जिस शरीर में प्राण न हो उसका तो, इसलिए किसी भी पाठ, किसी भी विषय का जो परिकल्पना की जाए तो उसमें उसकी भाषा को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज है
कि किसी भी विधाओं, किसी भी अभिव्यंजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए तत्परता पूर्वक हमें समझाने के लिए हम उन तथ्यों को बार बार पढ़कर केवल और केवल भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, आप अगर कलम कागज लेकर के बैठे हुए हैं तो आप लिख लें कि मातृभाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। जिनकी जो मातृभाषा होगी वह भाषा उसके लिए अमृत तुल्य है, और उस भाषा का, उन भाषा का संबोधन, उन भाषा का उपयोग वे अपने जीवन पर्यंत करते रहते हैं। इसलिए हम यह कहना आप लोगों को चाहेंगे कि आप या हम किसी के भी मातृभाषा को न भूलने के लिए, मातृभाषा पर कुठाराघात न करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। हम लोगों को किसी के मातृभाषा पर प्रहार नहीं करना चाहिए या मातृभाषा से किसी को विमुख नहीं करना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि राष्ट्रभाषा जो है, दूसरा रूप में पहला मातृभाषा हमने आपको पढ़ाया, दूसरे रूप में राष्ट्रभाषा को हम लोग समझो। मातृभाषा के अतिरिक्त हमारी राष्ट्रभाषा का विशेष महत्व है। संसार में जो देश एक भाषा भाषी हैं, वहाँ जनता की मातृभाषा एक ही होती है। भारत बहुभाषा भाषी देश है, इसलिए यहाँ आवश्यक नहीं कि उसकी मातृभाषा ही उसकी राष्ट्रीय भाषा हो, और भारतीय संविधान में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। इसलिए आपको विशेष समझने और जानने के लिए बहुत परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। अहिंदी भाषाओं के लिए भी उसकी मातृभाषा राष्ट्रभाषा से भिन्न हो जाती है, जिसका हम उदाहरण आपको दक्षिण भारतीय विभिन्न भाषाओं के उदाहरण स्वरूप दे करके हम समझा सकते हैं। आप इस चीज को, इस विषय वस्तु को आधारभूत संरचना के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जिस विषय वस्तु को समूचे देश में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसी विषय वस्तु को क्षेत्रीय और प्रादेशिक भाषा में अनेक जगहों पर देश के ही अंदर उन विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है। आपको मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह बता दूं कि जो मातृभाषा है उसके बाद जो राष्ट्रभाषा का स्थान है वह सर्वोपरि है, और उसे हम सब लोगों का उसका अनुसरण तथा अनुकरण करना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जब भाषा को हम बहुभाषित प्रतिबद्धता के आधार पर समझते और बताते हैं, तो भाषा का जो अनुमोदन है, भाषा का परिमार्जन है, भाषा का जो प्रतिभूत हैं, उसको हम राष्ट्रभाषा हिंदी के माध्यम से समझकर और समझा सकते हैं। उस चतुर भाषा को पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न लोगों के द्वारा यह विभिन्न विद्वानों ने अपने लिखित रूप से समझाया है, स्वयं को यह स्पष्ट किया है कि यह जो चार भाषा हैं उस भाषा को प्राचीन सभ्यता से अब तक जोड़कर देखा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अब भी बता रहा हूँ कि हमारी जो संस्कृति है तीसरे रूप में है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा, जिसको हम सांस्कृतिक रूप में उपयोग करते हैं।
और वह सांस्कृतिक भाषा जिसके पक्ष का समर्थक अनेक व्यक्ति करते हैं। लैटिन यानी विदेशी भाषा का जो प्राचीन भाषा है वो लैटिन है। संस्कृत हमारी भाषा है जो सर्वप्रथम सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति को मैं संस्कृत भाषा के रूप में भी जानता हूँ और समझ सकता हूँ। अपनी इसकी परंपरा जीवित होते हुए भी संस्कृत भाषा सामान्य जीवन में अत्यंत उपयोगी हो गई है और ग्रीक और लैटिन भाषाओं की कार्यों में भी जीवित हैं। तो ग्रीक और लैटिन भाषा भी जो है वह हमारी प्राचीन और प्राक भाषा के रूप में संस्कृत के साथ साथ विद्यमान है। आप पूर्णतः जान लीजिए कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा जो है उसमें संस्कृत भाषा, ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा तथा लैटिन भाषा के अलावा और भी जो भाषा है जिसे हम प्राकृत भाषा को भी हम उदाहरण के स्वरूप समझना और जानना चाहते हैं और उसे अपने प्रदेशों में, अपने देशों में उसके माध्यम से हम उसका अनुश्रवण करते हैं। यह अत्यंत सराहनीय बात है कि हम अपनी प्राचीन भाषा संस्कृत को अब तक नहीं भूले हैं। भले ही वह पूजा पाठ की ही भाषा बनकर रह गई हो, लेकिन उन भाषाओं का उपयोग, उन भाषा का मैं अब तक उपयोग हम लोग करते हैं जिस भाषा को हमारे पूर्वजों ने पहले उपयोग किया था। तो हम आपको फिर आगे चलते हैं। अंतिम और जो चतुर्थ भाषा है उसका नाम है विदेशी भाषा। विदेशी भाषा में बहुत भाषाएं हैं जिसका विदेश में जन्म हुआ है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, जर्मन, है ना, बहुत सी भाषाएं हैं जिसकी समृद्धता भी बढ़ रही है। इसमें से और ऐतिहासिक कारणों से बहुत कुछ लोग अपने अनिवार्य दैनिक उपयोगिता को दिनचर्या के रूप में लाने के लिए केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हम यह आपको कल भी बताए थे कि संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा को पूरे विश्व ने माना है, स्थान दिया है। इसलिए मैं आपको अंत में यह भी कहना चाहूँगा कि जिस भाषा का स्थान, जिस भाषा का योगदान जिस रूप से हुआ है, जिस रूप से होने वाला है, उस भाषा को उसी रूप में प्रकट और प्रतियुक्त करना चाहिए, समझना चाहिए और समझाना चाहिए। मैं आपको फिर एक बार अंत में कहना चाहूँगा कि जो छात्र जिस रूप में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चाहे वह हिंदी भाषा हो, चाहे वह अंग्रेजी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे और भी कोई भाषा हो, उसको स्वच्छंद रूप से पढ़ने के लिए कहा जाता है, समझाया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई न हो और उन सभी बातों को, उन सभी तथ्यों को वो आसानी पूर्वक समझकर समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज हम लोगों ने शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान, भाषा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक समझा। इसलिए मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पाठ्यक्रम में भाषा के उस अमृत तुल्य स्थान को समझ गए होंगे और अपने बच्चों को भी यथासंभव यथोक्त स्थिति से समझा सकेंगे। यह स्पष्ट है कि भाषा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है, जिसके द्वारा हम अपनी समस्त संवेदनाओं को
एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। इसी के साथ मैं शिक्षा एवं पाठ्यक्रम में भाषा को संपन्न करता हूँ और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।